वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 22। हमने एपिसोड नंबर 21 तक देखा था कि कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी क्या होता है, क्या क्या होते हैं, लिमिटेशंस भी देखा हमने, सारा कुछ देखा। तो अब तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे आधारित जो थ्योरी देखा उस पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है वो हम देखेंगे अभी। तो इस आज के क्लास का नाम हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एपिसोड नंबर 22। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एपिसोड 22, ये स्पेशली रिलेटेड विथ न्यूमेरिकल, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। चलिए हम पहले कुछ नोट्स देखेंगे। नोट्स अगर आपको ध्यान में आ गया तो बेसिक प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। इस पे आधारित जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए 3-4 टाइप है जो कि हम थोड़ा सा एक वीडियो छोटा सा डाले हुए हैं, 10-12 मिनट 15 मिनट का होगा। आप उसको जरूर देखिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले क्या करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, आप जरूर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हों, जनरल कंपटीशन वाले हों, आप उसको जरूर देखिए न्यूमेरिकल को कैसे टच किया जाता है। एनीवे, कूलम्ब्स लॉ में फर्स्ट नोट, ये स्पेशली नोट है, आप इसको याद रखिए। ये आपको न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से भी काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला क्या आया था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। याद रहे ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, परमिटिविटी मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर होता है, और वही अगर एयर आ जाता है यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इस फॉर्मूला की बात करते हैं। इस फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि हियर कुछ नज़ारा आ रहा है। कुछ नज़ारा क्या आ रहा है कि F जो हो रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है Q1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है Q2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/R स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/एप्सिलॉन के। मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स आपका घटेगा। हवा के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम लोग 8.85 वगैरह वगैरह सब लेते हैं। तो हम एप्सिलॉन का बात करें, एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है वो क्या होता है, सॉरी, एप्सिलॉन इज इक्वल होता है एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R का वैल्यू होता है 1 और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो दिस मल्टीप्लाई ये हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका जो सापेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, उसको रिलेट करते हैं हम। चलिए हम इस पर और भी विस्तार जब न्यूमेरिकल आएगा और भी देखेंगे, और पीछे तो हम कर ही चुके हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नोट भी हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया। तो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि आपका Q1 वेरिएबल हो सकता है, Q2 हो सकता है, R वेरिएबल हो सकता है, एप्सिलॉन भी वेरिएबल हो सकता है। तो इन चारों राशि में से किसी एक को बदल देंगे तो फोर्स हमारा बदल जाएगा। हो सकता है कि इस तीनों को कांस्टेंट रखे, सिर्फ इसको बदल दिए तो भी बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है इसको कांस्टेंट रखे, इसको कांस्टेंट रखे, इसको कांस्टेंट रखे, इसको बदल दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारे चीज को कांस्टेंट रखिए, दूरी को 2 गुना कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 4 हमारा नीचे रहेगा तो फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा क्योंकि नीचे है। अगर मान लेते हैं कि एप्सिलॉन Q2 और R को कांस्टेंट रखे, Q1 का वैल्यू दुगुना कर दिए, तो चूंकि Q1 ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 गुना। अब Q1 को और Q2 दोनों को 2 गुना कर दिए, तो 2 और 2 तो 2 दूना 4, तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूरी को भी दुगुना कर दिए, चार्ज को भी दुगुना और Q2 को भी 2 गुना, तो 2 दूना 4 ऊपर में, यहाँ 2 गुना क्या था, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दैट मीन्स जो फोर्स पहले था वही फोर्स रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ गया, मतलब जितना पहले था हवा के रेस्पेक्ट में उससे बढ़ गया, तो 2 गुना बढ़ गया, तो 2 यहाँ देंगे,
2 देंगे तो इसका मतलब बाकी सबको कांस्टेंट कर दिए तो इसका मतलब फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा, हाफ टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा इस चारों में से कोई भी चीज वेरिएबल हो जाए तो निश्चित तौर पे हमारा फोर्स वैल्यू वेरी करेगा और कितना टाइम्स होगा तो मन में भी कैलकुलेट करके आप इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मन में ज्यादा कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिकल कम करना है, तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा नोट, फॉर एसआई सिस्टम, फॉर एसआई सिस्टम अगर न्यूटन कूलम्स का नियम फॉर्मूला लिखना होगा तो आप लिखिए 1/4 पर। हालांकि सारा डाटा हम लोग लेते हैं अति के लिए ही, हवा के लिए ही लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम हवा ही ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², ठीक है। और यहाँ पर जब आप SI में लिए तो सारा चीज हमारा SI में ही रहेगा, वेयर जहां F किसमें होगा, न्यूटन में होगा, ठीक है। Q1 एंड Q2 किसमें होगा, तो ये कूलम में होगा, किसमें होगा, कूलम में होगा। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये किसमें होगा, मीटर में होगा, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है SI सिस्टम के लिए ये होता है 9 × 10⁹ यूनिट वगैरह रखना चाहते तो यूनिट भी रख सकते हो, हम पीछे बताए हुए हैं। इसका पहले रखना है, इसका फिर गुना में रखना है, इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर नीचे जाएगा तो नीचे का मतलब बटा कूलम स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रहे कि ये SI में, ये SI में, ये भी SI में और ये भी SI में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई 2 राशि SI में दे दे या तीसरा दे दे CGS में और पूछ देगा कोई और राशि। इसका मतलब यह है कि जब आप यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला तो सारा डाटा आप SI में रखिए। अगर कोई CGS में दे भी दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, SI में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, SI में। मतलब कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैक्सिमम आपका SI में ही आएगा और केमिस्ट्री का मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपका CGS में आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि उसका सोचना अलग है, केमिस्ट्री का सोचना अलग है, फिजिक्स का सोचना अलग है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जो चीज ऑब्जर्व करते हैं फिजिक्स में उसको हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं और फिजिकली ऑब्जर्वेबल जो होता है वो हम देखते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरा। तो हमने क्या कहा, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो सारा डाटा आपको SI में रखना है तो आंसर भी किस में आएगा, SI, ठीक है। चलिए फॉर CGS सिस्टम, CGS सिस्टम के लिए अगर बात करते हैं तो F इज हो जाएगा Q1 × Q2 बाय r², ये ध्यान रखना। वेयर जहां फोर्स जो होता है, फोर्स सीरियस में होता है डाइन, इसमें लिखेंगे डाइन में। Q1 एंड Q2 किसमें होगा, Q1 एंड Q2 का SI क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेट कूलम जिसको आप बोलते हैं, स्टेट कूलम। इतना लंबा नहीं लिखिए, आप ESU भी लिख सकते हैं। R दूरी, दूरी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये गौर करने वाली बात है कि SI में तो इसका वैल्यू इतना होता है लेकिन CGS में इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और मात्रक लिखना चाहेंगे तो जो यहाँ लिखे हैं सबका CGS लिख सकते हैं। न्यूटन का SI क्या होता है, डाइन, मीटर के लिए CGS सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम की जगह पर स्टेट कूलम का स्क्वायर लिख सकते हैं या ESU का स्क्वायर लिख सकते हैं, ESU का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये चीज याद रखिए। इस फॉर्मूला का जब इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो सारा डाटा आपको किसमें रखना है, CGS में, तो आपका आंसर भी किसमें आएगा, CGS में। आप एम करीम साहब की का एक न्यूमेरिकल देखिएगा, वहां पे आपका सारा चीज आपको दिया हुआ है CGS में, तो आंसर भी आपका CGS में ही पूछ रहा है। तो जहां पे CGS की आवश्यकता है आप इसको इस्तेमाल कीजिए, या इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा डाटा आप SI में रख रहे हैं तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर दीजिए CGS में, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे।
ये प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद हम नोट नंबर 4 देखते हैं। नोट नंबर 4 में आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर एप्सिलॉन नोट का बीमा मात्रक वगैरह कुछ चर्चा नहीं किए हैं, चाहे एप्सिलॉन वगैरह, तो देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन की बीमा तथा मात्रक, ऑब्वियस है मात्रक का बीमा जो भी है तो एसआई के लिए हम बात करते हैं, तो एप्सिलॉन के लिए बात करते हैं या एप्सिलॉन नोट, जो भी कीजिए एक ही बात है। अब हम बात करते हैं सिंस F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने पहले भी चर्चा किया है, यह एप्सिलॉन नोट हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन भी लिखेंगे तो भी वह एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही है। तो इस वजह से वो किसी भी माध्यम के लिए हो रहा था, यूज हो रहा था, हमने पीछे चर्चा किया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। तो दोनों के लिए बात बराबर होगा, या तो एप्सिलॉन नोट लिखिए या तो एप्सिलॉन लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब आइए एप्सिलॉन नोट को अगर निकालना चाहते हैं इसको इधर भेज दीजिए। तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू, इस f को यहाँ रखिए चाहे इसके साथ गुना में रखिए, एक ही बात है, Q1 इंटू Q2 बटे FR स्क्वायर। मैथमेटिक्स के बाबा आपको बताते होंगे कि इस f को अगर आप यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, चूंकि गुना में है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रा, तो रखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रा। तो ओबियस है, नियम है कि इसका मात्रक इसके मात्रक के बराबर होगा, तो इसमें जितना भी राशि है सबका मात्रक रख देंगे तो इसका मात्रक निकल जाएगा, LHS का निकल जाएगा। ये तो कांस्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ 1/4 पाई कभी कभी जब आता है तो ये बच्चे लोग याद करने के लिए क्या करते हैं, ये ध्यान में रख लेते हैं कि ये जो है Q है चार्ज, और इसके चारों तरफ जो है फील्ड चारों तरफ फैलता है, तो चारों तरफ फैलता है तो चारों तरफ का सॉलिड एंगल जो बनता है वो 4 पाई रेडियन 720 डिग्री। तो कोई भी चार्ज के चारों तरफ ये कितना फील्ड लाइंस निकला 4 पाई में, 4 पाई रेडियन में 720 डिग्री में। और जब ये निकलता है तो उसमें से ये एक लाइन जो है इधर जाता है, तो एक लाइन जो है इफेक्ट होता है फोर्स, इसलिए इसको क्या करता है कि 1 में क्या लिख देता है 4 पाई, तब उसके साथ लिखा जाता है एप्सिलॉन। तो याद करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, गलत भी कॉन्सेप्ट अगर है तो चलो ठीक है, लेकिन हमेशा प्रयास करना चाहिए कि राइट कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखना है। ये ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि एक ही लाइन से आपका कनेक्टेड हो सकता है 2 लाइन से कनेक्टेड हो तो क्या करेंगे 2 से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं, ये चीज ध्यान में नहीं रखना है। ध्यान में ये रखना है कि ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आया 9×10⁹ ये मैथमेटिक्स आया कब आया, जब एक्सपेरिमेंट किए तब। एक्सपेरिमेंट के बाद जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आया तो इसका वैल्यू इतना के बराबर आया। और याद रहे कि हम लोगों का फिजिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से फिजिक्स नहीं होता है कि हम 1/4 पाई करेंगे तो एक लाइन हुआ इसलिए हम 1/4 पाई कर देंगे, नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स होता है। अगर मैथमेटिक्स पैदा लिया है तो फिजिक्स के मतलब आकांक्षा के कारण, फिजिक्स को अधिक जानकारी के कारण पैदा हुआ है, इसका मतलब फिजिक्स के कारण वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ये नहीं कि उसके कैलकुलेशन के अनुसार फिजिक्स होगा। ग्रेविटेशनल लॉ है, ये मैथमेटिक्स कहेगा तो लगेगा, ऐसा नहीं होता है, वो तो लगेगा ही, नेचुरल है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों का कैलकुलेशन, दैट मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से होता है, मैथमेटिक्स के लॉ के हिसाब से फिजिक्स नहीं होता। फिजिक्स अपना काम कर रहा है और उसी में से हम मैथमेटिक्स के आधार पर हम लोग चलते हैं। क्यों, अच्छा मैथमेटिकल ये आया, फिजिकल ये आया, अच्छा तो इसका मतलब फिजिकल सही। हम अपनी संतुष्टि के लिए मैथमेटिकल टर्म लाते हैं, नहीं तो फिजिक्स तो अपना काम कर रहा है, हजारों लाखों अरबों साल से मैंने चल रहा है, चाहे सूर्य का जलना हो, पानी का मैंने काम करना हो, नदियों का जलना हो, समंदर का तूफान हो, ये तो चल रहा है, अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। हम लोग रहे ना रहे वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से फिजिक्स नहीं होता है। हम अपने संतुष्टि के लिए, जानकारी के लिए, नेचर के स्टडी के लिए मैथमेटिकल टर्म लाते हैं, उसको विशेष अध्ययन कर सकें। ये तो अपना अनवरत चल रहा है। एनीवे हम बात कर रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखने के लिए चलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे याद रखना है कि इसका वैल्यू इतना के बराबर आया, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया।
चूंकि एप्सिलॉन नोट जो है वो रिलेटेड था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के, और जब हम सारा वैल्यू को रख दिए पाई का मान 22/7 वगैरह, ये इतना के बराबर आता है मैथमेटिकली। एनीवे एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिखना चाहते हैं, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। ये हमारा चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है, इसका कूलम, इसका कूलम, कूलम इंटू क्या हो गया कूलम बटे इसका होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर। आप इसी को क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को थोड़ा स्टाइल मार के भी आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और भी इसको स्टाइल मार के लिखा जा सकता है, इसको सबको अंश के रूप में। तो कूलम का स्क्वायर न्यूटन पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये न्यूटन पे पावर -1, और मीटर पावर 2 है वो ऊपर जाएगा मीटर पावर -2। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट का मात्रक, तो आप बता सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पे पावर -2। चलिए अब एप्सिलॉन नोट की बीमा याद रहे, हम बार बार कह रहे हैं कि एप्सिलॉन नोट वो का पूछे या एप्सिलॉन का पूछे, दैट मीन्स विद्युतशीलता का अगर पूछा तो निश्चित तौर पे आपको यही बताना। चलिए आगे आते हैं, इसका बीमा लिख लेते हैं, यहीं से लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसका कोई बीमा नहीं होता है, इसका बीमा 80, इसका बीमा 80, तो 80 गुने 80 बटा ये बल है, दुनिया का कोई भी बल है उसका बीमा होता है mLt-2, और ये दूरी का स्क्वायर है, दूरी का बीमा होता है L का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा स्टाइल मार के लिखना, स्टाइल मार के लिखना मतलब क्या, अंश के रूप में लिखना। तो जब भी हम बीमा लिखते हैं तो अंश के रूप में लिखते हैं। m पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा m पे पावर -1। अब m के बाद l थोड़ा अच्छा लगता है, l का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 3, ऊपर जाएगा तो -3, l पे पावर क्या हो जाएगा -3। अब t का पावर यहाँ -2 है, ऊपर जाएगा +2, यहाँ t पे पावर 1, t पे पावर 1, पहले से 2 को है, बाद में 2 हो गया तो 2 4 हो जाएगा, d का पावर 4 हो गया। अब क्या बचा a का पावर 8, a का पावर 8, तो a का हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होती है, m-1 l-3 t का पावर 4 a का पावर 2। हालांकि अगर आप याद रखते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, बचड़े में पड़ जाएंगे, इसलिए निकालने का तरीका याद रखिए कि 10 सेकंड 12 सेकंड जो भी लगे उसको निकाल लें, तो पावर कहीं इधर उधर हो गया तो गलत का चांस है। इसलिए निकालने का तरीका ही आपके दिमाग में आना चाहिए। हो सकता है डायरेक्ट याद है, कोई पूछा तो डायरेक्ट नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड ले करके हम सोच विचार के कैलकुलेट करके दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम तुरंत जवाब दे दें तो ही तेज है ब्रिलियंट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे नोट नंबर 4, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप प्रिंट करते जाइएगा। जैसे हम ये सब क्लास में बता चुके हैं, सिर्फ नोट में कुछ नोट हो सकता है नहीं बताए होंगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल का टाइप कैसा हो सकता है, कैसा कैसा किसी बुक में रहता है। आप इजीली वे में किसी चीज़ को समझ सकते हैं, ये नहीं कि एकदम ये आई में पूछा बहुत टफ हो गया, ऐसे वर्मा का है बहुत टफ, ऐसा बात नहीं। आप नेचर को समझ के, जैसे नहीं होता है कि आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो किसी के बारे में अगर शुरुआती दौर में जान रहे हैं तो वैसे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो हो सकता है हमारा दुश्मन भी बन जाए। तो हम दोस्त या दुश्मन बनना चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खुराफाती आइडिया लगाना होता है। तो न्यूमेरिकल को भी अगर आप चाहते हैं दुश्मनी मोल है तो पहले दुश्मनी मोल लो, और जब उसके बारे में जानना शुरू करोगे या जान जाओगे, कहा जाता है वो फ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड का सबसे अच्छाई बुराई कौन जानता है, फ्रेंड जानता है। इसका मतलब है वो कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा, क्यों दुखी है, क्यों सुखी है, ये सारा कुछ उसके अभाव से पता कर लेता है। आप जब तक उसके अंदर डीप में नहीं जाइएगा, कुछ जानिएगा नहीं, तब तक आप उसके नेचर के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो दोस्ती आपकी नहीं हो सकती है। तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बाद में थोड़ा अच्छा होने लगेगा। एनीवे चलते हैं नोट नंबर 5। ऐसा हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी में इस टाइप का सवाल आपको हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ए वस्तु है और दूसरा कोई बी वस्तु है, ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है, चार्ज है,
और इस पर मान लो Q चार्ज दिया, माइनस में दिया, प्लस में दिया, जो भी देना है दे, और ये न्यूट्रल, ठीक है। और ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। बोला कि इस दोनों को कुछ देर सर्वसम है, सर्वसम मतलब सभी तरह से समान। अब ये दोनों जो है सटाया, फिर कुछ देर के बाद हटा दिया, तो दैट मीन्स सटाने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो दैट मीन्स जब ये अलग अलग हुआ, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो ये से कि ये दोनों चार्ज होगा। याद कीजिए कंडक्शन मेथड हम बताए हुए थे। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज बॉडी के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं विद कॉन्टैक्ट। अब बात करते हैं, जब दोनों चार्ज हो गया तो पूछेगा कि भाई कितना कितना चार्ज होगा। ये हम आपको बता चुके हैं कि दोनों चार्ज को जोड़ देना है, उसमें 2 से भाग दे देना है। तो इस पर जो नया चार्ज आएगा, मान लेते हैं इस पर नया चार्ज Q डैश आएगा, इस पर नया चार्ज Q डैश आएगा, ठीक है। तो Q डैश का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो दोनों चार्ज को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। इस पर Q चार्ज है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है। इस पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, 0। इसका मतलब है प्लस Q प्लस 0 बटा 2, क्या हो जाएगा Q बटा 2। इस पर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस Q और प्लस 0 बटे 2, दैट मीन्स Q बटे 2। अगर पूछेगा इस पर चार्ज कितना, तो प्लस Q बाई 2, नेचर क्या होगा पॉजिटिव। इस पर पूछेगा कितना, तो Q बाई 2, नेचर क्या होगा पॉजिटिव। अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखते, तो यहाँ माइनस Q बाई 2 होता है, यहाँ भी माइनस Q बाई 2 होता। इसका मतलब है कि ये माइनस रहेगा तो इस पर भी माइनस, इस पर प्लस रहेगा तो उस पर भी प्लस। अब कैसा हो सकता है, अब 3 बॉडी का खेल देगा। 3 बॉडी का खेल क्या देगा कि सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C है, 3 बॉडी लिया और ये चार्ज बॉडी है, चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या किया, सबसे पहले A और B को कांटेक्ट में लाया। मान लो कि इस पर Q चार्ज दे दिया, Q दे प्लस Q दे, जो भी है। सबसे पहले A और B को कांटेक्ट में लाया, ठीक है। इसको केस फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे, ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो कहेगा कि भाई दोनों पे चार्ज का वैल्यू क्या, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पर निकालिएगा अगर Q डैश का मान, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो इसका मतलब इस पर Q बाई 2 आएगा, इस पर भी Q डैश का मान आएगा Q बाई 2। इसके फॉर्मूले के हिसाब से, चूंकि इस पर Q है, इस पर 0 है, तो Q प्लस 0 Q में 2 से भाग देंगे Q बाई 2। ये इस पर पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ये ध्यान रहे। अब बात करते हैं क्या किए केस नंबर 2 में। अब हम क्या करते हैं, B और C को सटा देते हैं। कुछ भी कर सकता है, फिर A और C को कर सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, B और C को कांटेक्ट में लाते हैं। दैट मीन्स जब ये चार्ज हो गया तब इसको उठा करके लाते हैं। इस पर चार्ज कितना था बाबू, Q बाई 2। अब इसको जब कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये भी चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज होगा, ये नया चार्ज कुछ होगा, ये पहले वाला चार्ज है Q बाई 2, मान लेते हैं Q डबल डैश हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा Q डबल डैश। Q डबल डैश निकालना है, हम क्या बोले, ये C जब लाए, ये तो न्यूट्रल था और इस पर चार्ज कितना था Q बाई 2। इसका मतलब 20 प्लस 20 बाई 2 हो जाएगा Q बटे 2 प्लस 0 बटे 2। इस पर भी वही बात, Q बटे 2 प्लस 0 बटे 2, ये 2 गुना हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा Q बटे 4, और इस पर भी हो जाएगा Q बटे 4। अब अगर पूछे कि हम B और C को अब आमने सामने लाते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको किसको लाए, इसको सटाए, फिर थोड़ा सा कुछ दूर हटा दिए। अब फोर्स पूछेगा, तो फोर्स पूछेगा तो इस पर Q बाई 4, इस पर Q बाई 4, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच क्या होने वाला है, रिपल्सन। इसका मतलब है कि उसके बीच जो है हमारा विकर्षण बल लगेगा। आप आसानी से ये सारी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूछेगा कि भाई इसको अगर माने इसको हटाने के बाद इसको लाए, इस पर भी चार्ज कितना था, Q बाई 2 ही था, और C को लाएंगे, इसका मतलब A पर भी हमारा Q बाई 4 हो जाएगा और C पर भी Q बाई 4 हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से जो बोलेगा वो हम लोग करेंगे। ये NCERT में आपका ढेर सारा सवाल ऐसा होगा। उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट,
का जिक्र करते हैं 7 नंबर के लिए।